तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है एनरवेट। दोस्तों एनरवेट का मतलब होता है कमज़ोर करना, ऊर्जा कम करना या फिर किसी को थका देना। जैसे कि मान लो तुम पूरा दिन ऑफिस या फिर स्कूल में काम करके घर पर आते हो, थके हुए, बिल्कुल आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है, तुम बस बेड पर गिर जाते हो और कुछ करने का मन भी नहीं करता। तो ये जो एनर्जी और स्ट्रेंथ का ड्रेन हो जाना होता है, यानी कि एनर्जी का कम होना होता है, उसे ही कहते हैं एनरवेट होना। जैसे कि अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स देकर बताऊं तो गर्मी और ह्यूमिडिटी में चलकर थक जाना, तो वो होता है एनर्वेटेड फील करना। लॉन्ग बोरिंग मीटिंग के बाद माइंड का डल हो जाना, तो वो भी होता है एनर्वेट होना। या फिर कंटिन्यूअस स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग से मेंटली वीक फील करना, तो वो भी होता है एनर्वेट होना। यानी कि सिंपल वर्ड्स में एनर्वेट का मतलब होता है एनर्जी या फिर स्ट्रेंथ छीन लेना या फिर थका देना, कमज़ोर करना, ऊर्जा कम करना, तो उसे हम कहेंगे एनर्वेट। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम इसका है वीकन, डेबिलिटेट, एग्जॉस्ट या फिर फटीग। दोस्तों वीकन का मतलब होता है कमज़ोर करना, डेबिलिटेट का भी मतलब होता है दुर्बल बनाना या फिर कमज़ोर करना अपने से, एग्जॉस्ट या फिर फटीग का मतलब होता है थक जाना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो है वो थकान महसूस होना, यानी कि एक तरीके से फिजिकली कमज़ोर महसूस होना एनर्जी के मामले में, तो उसे हम कहते हैं एग्जॉस्ट होना या फिर फटीग होना। अब अगर बात करें वही एंटोनिम की, तो एंटोनिम इसका है स्ट्रेंथन, एनर्जाइज, इनविगोरेट या फिर रिवाइव। स्ट्रेंथन या फिर एनर्जाइज का मतलब होता है मजबूत बनाना, यानी कि शक्तिशाली बनाना, पावर होना, एक तरीके से आपके अंदर जो है वो मतलब कि एनर्जी होना। इनविगोरेट का भी मतलब होता है बहुत ज़्यादा मतलब कि बल होना या फिर आपको जो है वो मतलब कि एक तरीके से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। इनविगोरेट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होना या फिर एनर्जी होना आपके अंदर। रिवाइव का भी मतलब होता है ऊर्जा आना बेसिकली, यानी कि बिल्कुल जो है वो नए फॉर्म में, यानी कि एक तरीके से मतलब कि एक नई एनर्जी लेकर आना, तो उसे हम कहते हैं रिवाइव करना। तो दोस्तों ये तो सारे हमारे हो गए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द लॉन्ग मार्च इन द स्कॉर्चिंग सन एनर्वेटेड द सोल्जर्स। यानी कि लॉन्ग मार्च, यानी कि इसे बड़ी सी जो मार्च थी, यानी कि जो सोल्जर्स थे, यानी कि उनकी एक बड़ी सी परेड निकल रही थी, किस चीज़ में, तो बहुत ही ज़्यादा तपतपाती धूप में। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो सोल्जर्स थे, यानी कि वो जो सैनिक थे, वो पूरी तरीके से थक चुके थे, कमज़ोर हो चुके थे, यानी कि उनकी जो एनर्जी थी वो कम हो चुकी थी। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि एनर्वेट यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ करना चाहिए। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा वर्ड आता है इनकैंडेसेंस। दोस्तों इनकैंडेसेंस का मतलब होता है तेज रोशनी, प्रज्वलन या फिर दीप्ति, यानी कि एक तरीके से लाइट जिसे हम कह सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे इनकैंडेसेंस। जैसे कि मान लो रात में बिजली चली गई हो और तुम जो है वो कैंडल जलाते हो, तो कैंडल का जो गर्म ग्लोइंग लाइट निकलता है वही वो जो है वो मतलब कि हीट से चमक रही होती है, तो उस ग्लोइंग प्रोसेस को ही हम इनकैंडेसेंस कहते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं, तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो जब हीट होने पर चमकता है, तो उसे भी हम इनकैंडेसेंस कहते हैं। या फिर अगर आप किसी मेटल को हीट करो तो वो क्या होता है, तो रेड कलर का हो जाता है और वो गर्म होता है, साथ ही साथ ग्लो करता है, तो वो भी इनकैंडेसेंस है। या फिर सनसेट के टाइम पर जो स्काई में वार्म ऑरेंज ग्लो आता है, तो वो इनकैंडेसेंस ब्यूटी होती है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि इनकैंडेसेंस यानी क्या है। सिंपल वर्ड्स में इनकैंडेसेंस का मतलब है हीट से निकली हुई ब्राइट लाइट या फिर ग्लो, उसे हम कहेंगे इनकैंडेसेंस। और दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम इसका है ग्लो, रेडियंस, ब्रिलियंस या फिर ल्यूमिनोसिटी। दोस्तों इन चारों का ही क्या मतलब है कि कोई चीज़ चमक रही है, किसी चीज़ में रोशनी है, कोई चीज़ मतलब कि रेडियंट है। रेडियंट है यानी कि उसमें चमक है, स्पार्कल है, स्पार्क है, एक तरीके से रोशनी है यानी कि वो प्रज्वलित है, दीप्ति है यानी कि उसमें चमक है। तो ये सारे वर्ड्स हमारे उस चीज़ को दिखाते हैं।
वही एंटोनिम इसका है डार्कनेस, डिमनेस, डलनेस, ऑब्सक्योरिटी, यानी कि कोई चीज़ जो है वो मतलब कि बिल्कुल डल है, यानी कि उसमें अंधेरा है, डार्कनेस है यानी कि डिमनेस है, वो चीज़ जो है वो फीकी है यानी कि हल्की है, या फिर उसमें अंधेरा है, डार्कनेस है, कालापन है, ऑब्सक्योरिटी है यानी कि धुंधलापन है, यानी कि अस्पष्ट चीज़ें हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं ऑब्सक्योरिटी, डार्कनेस, डिमनेस या फिर डलनेस। तो ये सारे हमारे हो गए एंटोनिम्स। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द इनकैंडेसेंस ऑफ द मॉल्टन मेटल लिट अप द एंटायर वर्कशॉप, यानी कि वो जो मॉल्टन मेटल था, मॉल्टन मेटल यानी कि एक जो मेटल था उसको जो है वो पिघला दिया गया था, तो उस तरीके से क्या हुआ, वो पिघल गया, और अब क्या होने लगा कि उसमें से जो है वो मतलब कि वो लाल कलर के तरीके से जो है वो चमकने लगा। जब वो लाल होकर चमकने लगा तो उस चमक से क्या हुआ, जो एंटायर वर्कशॉप थी यानी कि जो पूरी वर्कशॉप थी वो एकदम से प्रज्वलित हो गई, यानी कि उसमें सारी रोशनी फैल चुकी थी। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि इनकैंडेसेंस यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एलेशन। दोस्तों एलेशन का मतलब होता है अत्यधिक खुशी, उत्साह या फिर प्रसन्नता। जैसे कि मान लो तुम्हें पता चलता है कि तुमने जो है वो तुम्हारे एग्जाम में टॉप कर लिया है, या फिर तुम्हारा जो फेवरेट यूट्यूब वीडियो है वो वायरल हो चुका है। उस मोमेंट में तुम इतने ज़्यादा खुश, एक्साइटेड और प्राउड फील करते हो कि तुम्हारा दिल जो है वो लिटरली झूमने लगता है। तो ये जो एक्सट्रीम लेवल वाली हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट वाली जो फीलिंग होती है उसे ही एलेशन कहते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं, तो जब आपको जॉब मिल जाती है तो उसके बाद वाली जो खुशी होती है वो भी एक तरीके से एलेशन होती है। या फिर अगर आपकी जो फेवरेट टीम है उसने अगर मैच जीत लिया और सब लोग जो है वो चेयर कर रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से प्योर एलेशन होता है। सिंपल वर्ड्स में एलेशन का मतलब है एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट या फिर प्राउड फीलिंग, उसे हम कहेंगे एलेशन। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम इसका है जॉय, हैप्पीनेस, डिलाइट या फिर एक्सेलरेशन। इन चारों का ही मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुशी होना, एक तरीके से बहुत ज़्यादा खुशनुमा माहौल होना, तो उसे हम कहते हैं जॉय, हैप्पीनेस, डिलाइट या फिर एक्सेलरेशन। एंटोनिम इसका है सैडनेस, ग्लूम, डिप्रेशन या फिर मिजरी, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब कि दुख होना, निराशा होना, हताश होना कोई चीज़, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो आप जब दुखी फील करते हो, बहुत ज़्यादा निराशा फील करते हो, डिसअपॉइंटेड फील करते हो, डिप्रेस्ड फील करते हो, यानी कि जब आपके माइंड में टेंशन होता है, थोड़ी आपकी यानी कि मतलब कि जो आपके इमोशंस है वो थोड़े डल होते हैं, डलनेस होती है एक तरीके से, तो उसे हम कहते हैं सैडनेस, ग्लूम, डिप्रेशन या फिर मिजरी। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी फेल्ट अ सर्ज ऑफ एलेशन व्हेन शी रिसीव द गुड न्यूज़, यानी कि जब जो उसे अच्छी खबर मिली, यानी कि जब उसे अच्छी खबर मिली तो उसके अंदर जो है वो जैसे कि मतलब खुशी का एक सैलाब आ गया, यानी कि वो बहुत ज़्यादा खुश हुई, यानी कि बहुत ज़्यादा अत्यधिक खुशी उसे महसूस हुई। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि एलेशन यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जा सकता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा वर्ड आता है अरेन। दोस्तों अरेन का मतलब होता है आरोपित करना या फिर अदालत में पेश करना। जैसे कि मान लो किसी ने ऑफिस में गलती की और बॉस जो है वो उसे सबके सामने बुलाता है और पूछता है कि ये काम किसने बिगाड़ा, और उसे एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। तो ये जो पब्लिकली किसी को अक्यूज करना होता है या फिर उससे जवाब मांगना होता है उसे ही अरेन कहते हैं। या फिर हम कानून के सेंस में यानी कि लॉ के सेंस में देखें तो जब किसी क्रिमिनल को कोर्ट में बुलाया जाता है और उसके ऊपर ऑफिशियल चार्ज लगाया जाता है उसे भी अरेन कहते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में अरेन का मतलब होता है किसी को गलती या फिर क्राइम के लिए ऑफिशियली या फिर पब्लिकली क्वेश्चन करना, उसको जो है वो सबके सामने आरोपित करना और उससे जो है वो जवाब मांगना, तो उसे हम कहते हैं अरेन करना। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम इसका है अक्यूज, चार्ज, इंडिक्ट या फिर समन। दोस्तों इन चारों का ही मतलब होता है कि किसी को दोषी ठहराना, किसी को आरोपित करना, किसी से पूछताछ करना, तो उसे हम कह सकते हैं अक्यूज करना, इल्ज़ाम लगाना, चार्ज करना, किसी को जो है वो मतलब कि आरोपित करना। इंडिक्ट या फिर समन का भी सेम मतलब होता है कि किसी को दोषी ठहराना, तो उसे हम कह सकते हैं अक्यूज, चार्ज, इंडिक्ट या फिर समन, जो कि हमारे सारे सिनोनिम्स हैं। वहीं एंटोनिम्स देखे जाए तो एंटोनिम इसका है एक्विट, एक्सोनरेट, रिलीज या फिर फ्री, यानी कि किसी को छोड़ देना। एक्विट या फिर एक्सोनरेट का मतलब होता है किसी को दोष मुक्त करना, रिहाई दे देना बेसिकली, तो उसे हम कहते हैं एक्विट या फिर एक्सोनरेट। रिलीज या फिर फ्री का मतलब होता है कि किसी को छोड़ देना, मुक्ति देना, किसी को जो है वो स्वतंत्र कर देना, तो उसे हम कहते हैं रिलीज या फिर फ्री। वही अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द सस्पेक्ट वॉज अरेन इन कोर्ट फॉर द एलेज्ड थेफ्ट,
यानी कि जो सस्पेक्ट है, यानी कि जो संदिग्ध व्यक्ति है जिस पर लोगों को शक था, यानी कि जो उनके पास एक प्राइम सस्पेक्ट था, उसे जो है वो कोर्ट में यानी कि पेश किया गया, उसे एक तरीके से आरोपित किया गया क्योंकि उसके ऊपर जो है वो मतलब कि चोरी का इल्ज़ाम लगा था। तो उस चोरी के इल्ज़ाम के लिए जो है वो उससे क्वेश्चनिंग की जा रही थी, यानी कि उसे पूछा जा रहा था कि किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, ये सारी चीज़ें जो है वो उससे पूछी जा रही थी और उसे जो है वो पब्लिकली जो है वो मतलब कि दोषी ठहराया जा रहा था उस काम के लिए। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि अरेन यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जा सकता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है फॉइबल। दोस्तों फॉइबल का मतलब होता है कमज़ोरी, छोटी सी खामी या फिर विशेष दोष। जैसे कि मान लो तुम्हारा एक दोस्त है जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हेल्पफुल भी है, लेकिन हमेशा जो है वो लेट आता है। तो ये उसकी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक उसकी छोटी सी वीकनेस है या फिर हैबिट है जो कभी कभी सबको फ़नी लगती है। तो ऐसी माइनर वीकनेस या फिर छोटे से फ्लॉ को यानी कि छोटी सी गलती को हम फॉइबल कहते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ और डेली लाइफ एग्जांपल्स बताऊं तो कोई हमेशा बात करते करते टाइम अगर फ़ोन चेक करता है तो वो उसका फॉइबल है। फ्रेंड जो हर फोटो में सेम ही पोज देता है तो वो थोड़ा सा क्यूट फॉइबल है। या फिर कोई बंदा जो परफेक्शनिस्ट है और हर छोटी बात पर लेकिन स्ट्रेस ले लेता है तो वो उसका फॉइबल है, यानी कि उसमें उसके अंदर जो है वो कहीं ना कहीं छोटी सी खामियां हैं। सिंपल वर्ड्स में फॉइबल का मतलब होता है छोटी वीकनेस, हैबिट या फिर फनी इम्परफेक्शन, उसे हम कहेंगे फॉइबल। और ध्यान रखिएगा कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, तो नाउन है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की तो सिनोनिम इसका है वीकनेस, फ्लॉ, शॉर्ट कमिंग या फिर क्वर्क। दोस्तों इन चारों का ही मतलब होता है कमजोरी, खामियां या फिर कोई दोष होना, यानी कि कोई कमी होना बेसिकली। तो उसे हम कहते हैं वीकनेस, फ्लॉ, शॉर्ट कमिंग या फिर क्वर्क। वही एंटोनिम इसका है स्ट्रेंथ, वर्च्यू, मेरिट या फिर एक्सीलेंस। स्ट्रेंथ का तो मतलब आपको पता है, जो आपकी ताकत होती है उसे हम स्ट्रेंथ कहते हैं। वर्च्यू का मतलब होता है गुण, गुण यानी कि जो हमारे अंदर की जो क्वालिटीज़ होती है उन्हें वर्च्यूज़ कहा जाता है। मेरिट का मतलब होता है कुछ अच्छी बातें, यानी कि अच्छी साइड जिसे हम कह सकते हैं, तो वो होते हैं मेरिट्स, यानी कि हमारी जो अच्छी अच्छी बातें होती हैं उन्हें हम मेरिट्स कह सकते हैं। तो एक्सेलेंस, स्ट्रेंथ, वर्च्यू, मेरिट, इन सारी चीज़ों का क्या मतलब है कि आपकी अच्छी चीज़ें, आपके अच्छे गुण, यानी कि आपकी अच्छी बातें, यानी कि आपकी जो मतलब कि अच्छी वाली साइड है, तो उसे हम जो है वो इन सारे वर्ड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है हिज इम्पेशंस वॉज अ फॉइबल दैट समटाइम्स कॉज्ड प्रॉब्लम्स एट वर्क। यानी कि उसका जो इम्पेशंस था, यानी कि उसके अंदर जो है वो एक तरीके से धीरज नहीं है, यानी कि पेशेंस नहीं है। तो उसकी ये जो मतलब कि कमी है, उसकी वजह से क्या होता था, ये उसकी जो मतलब कि ये एक खामियां है उसके अंदर, यानी कि उसकी एक छोटी सी खामी है, उसके वजह से जो है वो मतलब कि काम के टाइम पे कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकते थे। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि फॉइबल यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ऑप्ट्रंकेट। दोस्तों ऑप्ट्रंकेट का मतलब होता है काट देना, छोटा करना या फिर छांटना किसी चीज़ को। जैसे कि मान लो तुम एक ऐसे लिख रहे हो, लेकिन टीचर ने बोला है कि वो जो ऐसे होना चाहिए वो सिर्फ आपका यानी कि 100 वर्ड्स में सबमिट करना है आपको, यानी कि 100 वर्ड्स की ही उसकी यानी कि वर्ड लिमिट्स है। तुम्हें अननेसेसरी लाइंस को जो है वो वहाँ से कट करना पड़ता है, जहाँ पर तुमने ओरिजिनल कंटेंट में कुछ जो लाइंस लिखी थी एक्स्ट्रा, उनमें से आपको जो है वो मतलब कि 100 लाइंस निकालनी है। तो ये जो फोर्सफुली शॉर्टन या फिर कट ऑफ करना होता है, उस सेंस में हम जो है वो ऑप्ट्रंकेट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं तो वीडियो क्लिप को शॉर्ट वर्जन में एडिट करना, तो वो भी होता है ऑप्ट्रंकेट करना। लॉन्ग स्पीच में सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखना, तो वो भी होता है ऑप्ट्रंकेट करना। या फिर ऐसे या फिर रिपोर्ट के पेज में कोई लिमिट में, यानी कि लिमिट में जो है वो किसी पेज को फिट करना, यानी कि उसके जो वर्ड्स है उसको काट दे रहा है या फिर शॉर्टन करना उसको, तो उसे भी हम कहते हैं ऑप्ट्रंकेट। यानी कि सिंपल वर्ड्स में ऑप्ट्रंकेट का मतलब होता है फोर्सिबली कट, शॉर्ट और रिमूव पार्ट ऑफ समथिंग। और दोस्तों अगर बात करें इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की तो ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है ट्रंकेट, शॉर्टन, कर्टेल या फिर क्लिप। यानी कि इन चारों का ही मतलब होता है किसी चीज़ को जो है वो काट देना, छोटा करना, उसकी लेंथ कम करना, तो उसे हम कहते हैं ट्रंकेट करना, शॉर्टन करना, कर्टेल करना या फिर क्लिप करना। वही एंटोनिम इसका है एक्सटेंड, लेंथन, एक्सपैंड या फिर प्रोलॉन्ग। यानी कि किसी चीज़ को और भी ज़्यादा लंबा बनाना, किसी चीज़ को और भी ज़्यादा लेंदी बनाना, एक्सपैंड करना यानी कि बढ़ाना, तो उसे हम कह सकते हैं एक्सटेंड, लेंथन, एक्सपैंड या फिर प्रोलॉन्ग। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द एडिटर ऑप्ट्रंकेटेड द लॉन्ग आर्टिकल टू फिट द मैगजीन्स पेज लिमिट। यानी कि एडिटर ने क्या किया कि जो बड़ा सा आर्टिकल था उसे जो है वो थोड़ा सा मतलब कि उसमें काट पीट की उसने, यानी कि उसे छोटा बनाया ताकि वो जो है वो मैगजीन के पेज लिमिट में अच्छे से फिट हो सके। तो इस तरीके से आप जो है वो ऑप्ट्रंकेट इस वर्ड का मतलब समझ पाओगे। देन इसी के साथ हम आगे चलते हैं हमारे अगले वर्ड की ओर।
तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है प्रोपिशियस। दोस्तों प्रोपिशियस का मतलब होता है अनुकूल, शुभ या फिर लाभकारी। जैसे कि मान लो तुम्हारे स्कूल का एनुअल फंक्शन है और वेदर बिल्कुल परफेक्ट है, सनी है, कंफर्टेबल टेम्परेचर है और सारी चीज़ें स्मूथली चल रही है। ऐसे फेवरेबल और लक या फिर सक्सेस के लिए सूटेबल कंडीशन को प्रोपिशियस कहते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं तो एग्जाम के लिए ब्राइट सनी मॉर्निंग, तो ये बिल्कुल प्रोपिशियस टाइम है। या फिर जॉब इंटरव्यू के लिए काम और पीसफुल एनवायरनमेंट, ये भी प्रोपिशियस मोमेंट है। या फिर वेडिंग के लिए गुड वेदर या फिर पॉजिटिव वाइब्स, तो ये भी प्रोपिशियस डे है। सिंपल वर्ड्स में प्रोपिशियस का मतलब होता है फेवरेबल, लकी या फिर सूटेबल फॉर सक्सेस। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि प्रोपिशियस यानी क्या होता है। और दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है फेवरेबल, ऑस्पिशियस, एडवांटेजेस या फिर प्रॉमिसिंग। इन चारों का ही क्या मतलब है कि कोई चीज़ अनुकूल होना, शुभ होना, लाभकारी होना, आपके लिए एडवांटेजेस होना, यानी कि जिसका फ़ायदा ले सको, जिससे आपको जो है वो मतलब कि यानी कि अच्छी चीज़ें मिले, यानी कि जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, तो उसे हम कह सकते हैं फेवरेबल, ऑस्पिशियस, एडवांटेजेस या फिर प्रॉमिसिंग। वहीं इसके एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम में है अनफेवरेबल, इनऑस्पिशियस, अनलकी या फिर एडवर्स, यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा बेकार हो आपके लिए, जिससे आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, जो आपके लिए यानी कि अनुकूल नहीं है तो प्रतिकूल है, यानी कि उससे आपको कोई भी किसी भी तरीके का एडवांटेज नहीं है, या फिर आपके लिए अशुभ है, कोई लाभ नहीं मिलता उससे, तो उसे हम कहेंगे अनफेवरेबल, इनऑस्पिशियस, अनलकी या फिर एडवर्स। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द क्लियर स्काइज वेर अ प्रोपिशियस साइन फॉर द आउटडोर वेडिंग। यानी कि आउटडोर वेडिंग के लिए जो है वो मतलब कि साफ आसमान बिल्कुल जो है वो मतलब कि उस चीज़ के लिए शुभ संकेत था। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि प्रोपिशियस यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एन्यूक्लिएशन। दोस्तों एन्यूक्लिएशन का मतलब होता है निष्कासन, बाहर निकालना या फिर केंद्र से निकालना। जैसे कि मान लो कोई डॉक्टर है जो एक पेशेंट के आंखों से कैटरैक्ट यानी कि क्लाउडेड लेंस को रिमूव करते हैं, तो ये जो आंखों के अंदर से लेंस को सेफली निकालना होता है, उस मेडिकल प्रोसीजर को एन्यूक्लिएशन कहते हैं। ज़्यादा जनरल सेंस में किसी चीज़ को सेंटर से कम्प्लीटली रिमूव करना भी एन्यूक्लिएशन कहलाता है। जैसे कि अगर आपको कुछ और डेली लाइफ के एग्जांपल्स बताऊं तो आई के जो ट्यूमर या फिर डैमेज लेंस को सर्जिकली निकालना होता है, यानी कि आंखों से जो है वो किसी ट्यूमर को या फिर डैमेज लेंस को जो प्रॉपरली निकालने का जो प्रोसीजर है उसे भी एन्यूक्लिएशन कहते हैं। या फिर फ्रूट के सीड को केयरफुली रिमूव करना, वो थोड़ा इनफॉर्मल सेंस में एन्यूक्लिएशन कहलाता है। या फिर तुम्हारे ऐसे में जो एक्स्ट्रा अननेसेसरी पॉइंट्स को सेंट्रल आइडिया के अराउंड कट करना होता है, तो उसे कंसेप्चुअल एन्यूक्लिएशन कहते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में एन्यूक्लिएशन का मतलब होता है कंप्लीट रिमूवल ऑफ समथिंग फ्रॉम इट्स सेंटर और कोर, यानी कि उसके सेंटर में से या फिर कोर में से जो है वो किसी चीज़ का कंप्लीटली रिमूवल करना, उसको बाहर निकालना, बाहर की ओर लाना, तो उसे हम कहते हैं एन्यूक्लिएशन। और दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम इसका है एक्सट्रैक्शन, रिमूवल, इवैक्यूएशन या फिर डिसलॉजमेंट। इन चारों का ही मतलब होता है कि किसी चीज़ को बाहर निकालना, बाहर की ओर ले आना, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो मतलब कि निकालना, तो उसे हम कह सकते हैं एक्सट्रैक्शन, रिमूवल, इवैक्यूएशन या फिर डिसलॉजमेंट। वही एंटोनिम का मतलब है एंटोनिम यहाँ पर है इंसर्शन, इम्प्लांटेशन, इंक्लूजन या फिर रिटेंशन। यानी कि किसी चीज़ को ऐड करना, किसी चीज़ को डालना, इंसर्ट करना यानी कि डालना, इम्प्लांट करना यानी कि किसी चीज़ को जो है वो मतलब कि वहाँ पर उस स्थान पर रखना, बेसिकली उसे जो है वो वहाँ पर जमाना, तो उसे हम कहते हैं इम्प्लांट करना। इंक्लूजन का मतलब है इंक्लूड करना, किसी चीज़ को जो है वो मतलब कि उसका समावेश करना। रिटेंशन का भी मतलब होता है किसी चीज़ का समावेश करना, किसी चीज़ को डालना, ऐड करना, तो उसे हम कह सकते हैं इंसर्शन, इम्प्लांटेशन, इंक्लूजन या फिर रिटेंशन। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द सर्जन परफॉर्म द एन्यूक्लिएशन ऑफ द ट्यूमर सक्सेसफुली। यानी कि एक जो सर्जन था उसने क्या किया कि ट्यूमर को जो है वो सक्सेसफुली बाहर निकाल दिया, यानी कि उसके कोर से, उसके सेंटर से जो है वो उसको कंप्लीटली जो है वो सक्सेसफुली बाहर उसे निकाल फेंका। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि एन्यूक्लिएशन का मतलब क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा वर्ड आता है कॉरोबोरेट। दोस्तों कॉरोबोरेट का मतलब होता है पुष्टि करना, समर्थन करना या फिर प्रमाणित करना। जैसे कि मान लो तुम्हारे फ्रेंड ने बोला कि उसने जो है वो ट्रैफिक एक्सीडेंट देखा, तुम्हारे पास सीसीटीवी फुटेज है जो उसकी बात को कंफर्म करते हैं। तो ये जो किसी क्लेम, स्टोरी या फिर फैक्ट को प्रूफ या फिर एविडेंस के थ्रू सपोर्ट करना होता है, उसे ही हम कॉरोबोरेट करना कहते हैं।
सिंपल वर्ड्स में कोरोबोरेट का मतलब होता है सपोर्ट, कन्फर्म या स्ट्रेंथन समवन्स स्टेटमेंट और फैक्ट। यानी कि ये जो है वो मतलब कि किसी के स्टेटमेंट को जब आप पुष्टि करते हो, उसका समर्थन करते हो, उसे सपोर्ट करते हो, उसे प्रमाणित करते हो, उसे सच्चा प्रूव करने की कोशिश करते हो, तो उसे हम कहेंगे कोरोबोरेट करना। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम इसका है कन्फर्म, वेरीफाई, सब्सटैंशिएट या फिर वैलिडेट। इन चारों का ही मतलब होता है किसी चीज़ की पुष्टि करना, किसी चीज़ के सपोर्ट में आना यानी कि किसी चीज़ का समर्थन करना, या फिर प्रमाणित करना, उसको क्लेम करना यानी कि उस फैक्ट को प्रूफ या एविडेंस के थ्रू जो है वो सपोर्ट करना। तो उसे हम कह सकते हैं कन्फर्म, वेरीफाई, सब्सटैंशिएट या फिर वैलिडेट। वही एंटोनिम इसका है कॉन्ट्राडिक्ट, डिसप्रूफ, रिफ्यूट या फिर इनवैलिडेट। इन चारों का क्या मतलब है कि किसी चीज़ के खिलाफ हो जाना, किसी चीज़ के विरोध में आना, किसी चीज़ का समर्थन ना करना, सपोर्ट ना करना, डिसप्रूव करना यानी उसे जो है वो गलत साबित करना, रिफ्यूट करना, उसके खिलाफ जाना, इनवैलिडेट करना यानी कि उसके खिलाफ होकर जो है वो उसे गलत साबित करने की कोशिश करना, या फिर उसके खिलाफ यानी कि विरोध में होना। तो उसे हम कहेंगे कॉन्ट्राडिक्ट, डिसप्रूफ, रिफ्यूट या फिर इनवैलिडेट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द विटनेस कॉरोबोरेटेड द विक्टिम्स अकाउंट ऑफ द एक्सीडेंट। यानी कि गवाह ने दुर्घटना के बारे में जो है वो पीड़ित के बयान की पुष्टि की। यानी कि गवाह ने क्या किया है, जो दुर्घटना हुई थी तो उसमें जो पीड़ित था यानी कि जो विक्टिम था, उसका जो बयान था उसकी पुष्टि की कि हाँ ये सही है, यानी कि मैंने ये सारी चीज़ें जो है वो देखी थी और इसकी कोई भी गलती नहीं है, या फिर इसकी ये गलती है, जो भी कुछ हुआ हो मैटर, तो वो सारी चीज़ें जो है वो उसके सपोर्ट में उसने बोली या फिर उसको जो है वो कन्फर्म किया। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि कॉरोबोरेट यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि वो वर्ड हमारा कौन सा होता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा आज का लास्ट वर्ड आता है डेरेलिक्ट। दोस्तों डेरेलिक्ट का मतलब होता है परित्यक्त, लापरवाह या फिर उपेक्षित। जैसे कि मान लो तुम एक पुरानी गली में जाते हो और वहाँ पर एक बिल्डिंग है, वहाँ की जो छत है उस बिल्डिंग की वो टूट गई है, दीवारें क्रैक्ड है और गार्डन में जो है वो बहुत ज़्यादा घास उग चुकी है। तो ये जो अबेंडेंड, निग्लेक्टेड और बहुत ही ख़राब कंडीशन में अगर कोई चीज़ है तो उसे हम डेरेलिक्ट कहते हैं, जिस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, या फिर उसे जो है वो ऐसे ही लावारिस की तरह या फिर उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। जैसे कि अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं, तो ओल्ड फैक्ट्री जो बंद हो चुकी है और उसका बहुत टाइम से मेंटेनेंस नहीं हुआ है, तो वो एक तरीके से बिल्डिंग है। या फिर कोई शिप यानी कि जहाज जो समुद्र में छोड़ दिया गया है, तो वो डेरेलिक्ट शिप है। या फिर कोई बंदा जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इग्नोर करके लाइफ में जो है वो निग्लेक्ट कर रहा है, तो वो मेटाफोरिकली डेरेलिक्ट पर्सन है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि डेरेलिक्ट यानी क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में डेरेलिक्ट का मतलब है निग्लेक्टेड, अबेंडेंट और इन अ वेरी बैड कंडीशन, यानी कि बुरी अवस्था में होना, तो उसे हम कहेंगे डेरेलिक्ट। और दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम इसका है एबेंडेंट, निग्लेक्टेड, डिलैपिडेटेड या फिर केयरलेस। एबेंडेंट का मतलब है छोड़ा हुआ यानी कि जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। निग्लेक्टेड का भी सेम मतलब है यानी कि जिस पर कोई ध्यान नहीं देता, जिसे अवॉइड करते हैं सब लोग, इग्नोर करते हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम निग्लेक्टेड कहते हैं। डिलैपिडेटेड का मतलब है कि बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में कोई चीज़ होना, यानी कि अस्त व्यस्त होना बेसिकली, यानी कि डिस्ट्रॉय कि कोई चीज़ अगर मान लो कि डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसकी कगार पर होती है, यानी कि बहुत ही बुरी कंडीशन में होती है कि वो कभी भी टूट सकती है, गिर सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है, तो ऐसी चीज़ों को हम कह सकते हैं डिलैपिडेटेड। या फिर केयरलेस का मतलब यही होता है कि किसी चीज़ पर ध्यान ना दिया गया हो, तो उसकी वजह से उसकी कंडीशन ख़राब हो जाना। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम में इसका है मेंटेन्ड, रिस्पॉन्सिबल, अटेंटिव या फिर केयरफुल, यानी कि किसी चीज़ को मेंटेन करके रखना, किसी चीज़ की जिम्मेदारी समझना, किसी चीज़ पे प्रॉपर अटेंशन देना, उस पर ध्यान देना, उसकी टाइम टू टाइम मरम्मत करना, उसके लिए जो है वो अच्छी अच्छी चीज़ें करना, या फिर उसके लिए केयर करना, तो उसे हम कह सकते हैं मेंटेन्ड, रिस्पॉन्सिबल, अटेंटिव या फिर केयरफुल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द डेरेलिक्ट बिल्डिंग वॉज फाइनली डिमोलिश्ड। यानी कि जो बहुत समय से जो है वो मतलब कि ऐसे ही पड़ी हुई जो बिल्डिंग थी, यानी कि जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, जिसकी मरम्मत नहीं की गई थी, उसे मेंटेन नहीं किया गया था, इतनी ज़्यादा उसकी केयर नहीं की गई थी, उसे जो है वो मतलब कि फाइनली अब डिमोलिश कर दिया गया, यानी कि उसे जो है वो वहाँ से हटा दिया गया, तोड़ दिया गया। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि डेरेलिक्ट यानी क्या होता है और किस तरीके से इस वर्ड का हम अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है, वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें।
और दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।